जय हिंद, जय भारत। विदेश जाना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं बाहर की कंट्रीज में जाऊं और एक अच्छा पैसा कमाऊं, क्योंकि वहां जा कर के बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ पर जब तक बच्चा पढ़ता है, होता क्या 90% मैं कोई भी डिग्री कर रहा हूँ, कोई भी डिप्लोमा कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी उसके दौरान अर्निंग बहुत कम करता हूँ। विदेश में जाकर क्या अलग मिलता है और क्यों विदेश जाना चाहिए और कैसे विदेश आप जा सकते हैं, आज तक जितनी वीडियो आपने देखी है उन सबसे अलग होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ विदेश कैसे जाएँ और क्या इसके लिए आपको चाहिए होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या आपकी स्टडी चाहिए और वहाँ जा कर के आप किस तरह से लाइफ बिताते हैं और पीआर कैसे मिलती है। बहुत से आपके वो सवालों के जवाब जो शायद आप आज तक नहीं सुन पाए हैं। कहाँ पर हूँ? SGIT। यहाँ एक अप्रोक्स 20 साल पुराना एक इंस्टीट्यूट अब्रॉड गेटवे, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, प्री इमिग्रेशन वीज़ा के लिए कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली है SGIT में। और ये इंटरव्यू बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला, पूरा सुनिएगा। कि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर वो स्टेप बताऊंगा किस तरह से विदेश जा सकते हैं और वहाँ जा करके कैसी लाइफ आप जीते हैं, वहाँ जा करके क्या करते हैं, कैसे अपनी 1 साल की फ़ीस आप भर करके आगे की फ़ीस वहाँ निकालते हैं, कितने साल का कोर्स होता है और कितने पैसे में विदेश जा सकते हैं। लेकिन एक बात कहूँ, बहुत कम पैसे में आप विदेश जा सकते हैं कैसे, और विदेश जाने के लोन कैसे मिलता है, वो सब आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। रोज़ हम सुनते हैं कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी हुई। हर रोज़ एक न्यूज़ जरूर रहती है मिनिमम ऐसी, और क्यों जरूरत पड़ती है डोंकी से जाने की और कितना अमाउंट लगता है, किस तरह से क्या कागज़ चाहिए, क्या स्टडी चाहिए, सब कुछ तो सवालों की एक छोटी सी लड़ी है। और वो नॉलेज आपको मिलने वाले इस वीडियो में जो शायद आज तक आपने नहीं सुनी होगी। आपने विदेश जाना है, अक्सर ये कहा जाता है कि भाई 50 लाख 1 करोड़, मतलब अक्सर ये भी नहीं कहते, कहते हैं कितनी पैड़ी है या कितनी ज़मीन है, 1-2 किल्ले बेच और विदेश चला जाए, अक्सर यही कहा जाता है। और एक सवाल हमेशा से थे कुछ कि वहाँ जाकर कैसे होता है, SOP क्या है, PR कैसे मिलती है और ये 50 लाख रुपये लगभग जमा क्यों कराने होते हैं खाते में, बहुत सी बातें थी। और ये सब सवालों के जवाब आपको आज जहाँ मिलेंगे वो सर मेरे साथ हैं SGIT से। सर से उनका परिचय भी ले लेंगे, लेकिन फिर मेरा परिचय देंगे कि मुझे विदेश जाना है तो मैं कैसे जाता हूँ। वैसे नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका थोड़ा सा परिचय। मेरा नाम गौरव गिल, हिसार का ही रहने वाला हूँ। सन 2000 से 2012 तक SGIT नाम से इंस्टीट्यूट हमने रन किया है, जो GGU का स्टडी सेंटर था, जिसमें MBA, MCA, BBA डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कोर्स करवाते थे। ड्यू टू सम रीजंस यूनिवर्सिटी ने इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया था, तो लास्ट 3 मंथ बिफोर हमने इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया है। सर पहला सवाल ये है कि मैं विदेश जाना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा स्टार्टिंग? देखिए, विदेश जाने के अलग अलग वे हैं, अलग अलग तरीके से वीज़ा लगता है। एक आपका होता है टूरिस्ट वीज़ा, एक आपका होता है स्टडी वीज़ा, एक आपका होता है वर्क वीज़ा और एक आपका होता है PR। जो आप अभी आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बोला डंकी स्टाइल, वो कोई तरीका नहीं है, वो जस्ट एक इलीगल है। जैसे आपके घुसपैठिए एक देश से दूसरे देश के अंदर एंटर करते हैं, इट डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ द अदर कंट्री, वो आपको वहाँ अलाउ करती है, आपको शूट आउट करती है या आपको वापस भेजेगी। तो दी स्टूडेंट के लिए स्टडी वीज़ा, आपका कोई रिलेटिव वहाँ रह रहा है उसके लिए आपका टूरिस्ट वीज़ा रहेगा। यदि किसी के अंदर स्किल है किसी चीज़ का, उसका यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस है, तो वहाँ की कोई लिमिटेड फर्म, पर्टिकुलर कंट्री, जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हैं, वो आपको ऑफर लेटर देती है। उसके बाद आप वहाँ पर वर्क वीज़ा पर जाते हैं। और लास्ट है PR से डायरेक्ट आप PR भी लग कर जा सकते हैं, जैसे कनाडा के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। उसके अंदर कंडीशंस हर वीज़ा के लिए अलग अलग है। टूरिस्ट वीज़ा की कंडीशन अलग है, वर्क वीज़ा की अलग है, आपकी PR के लिए। सबसे पहले हम स्टडी वीज़ा की बात कर लें। मैं स्टडी वीज़ा पे अगर जाना चाहूँ, एक स्टूडेंट जो +2 या ग्रेजुएशन कुछ भी उसने किया है, तो किस तरह से वो जा सकता है, कितना खर्चा रहने वाला है और कुछ पॉइंट्स जो मैंने अलग से सुने कि वहाँ जाकर कैसे लाइफ होती है, SOP क्या होती है और GIS क्या होती है। देखिए विपिन जी, स्टडी वीज़ा के ऊपर जाने के लिए आफ्टर +2, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर डिग्री आप कभी भी जा सकते हैं, ठीक है। बेसिक कंडीशन स्टडी वीज़ा के लिए होती है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जिस वक्त आप अप्लाई करते हैं उसके बीच में आपका गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मस्ट कंडीशन है आपकी। स्टूडेंट +2 के बाद भी जा सकता है, स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकता है। अब बात आती है कि बाहर जाने पर क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। +2 के बाद जो बच्चा जाता है, उस बच्चे को स्टडी बेस के ऊपर कोई भी स्टूडेंट जाता है, उसको इंग्लिश एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना होता है, आइदर IELTS, PT, TOEFL, SET। IELTS जैसे टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड भी है, आपका पेपर बेस्ड भी। PT टेस्ट है वो टोटली कंप्यूटर बेस्ड है। TOEFL आपका नॉर्मली USA के अंदर बच्चे देते हैं,
सेट +2 के बाद के बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। हर किसी की स्कोरिंग अलग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। बेसिक कंडीशन जो आइल्स के लिए रिक्वायर्ड है वो है 6.6 ओवरऑल इन ईच, नॉट लेस देन 6। आई मीन टू से 4 मॉड्यूल होते हैं आपके, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग। 9 में से बैंड दिए जाएंगे आइल्स के अंदर। पीटी के अंदर बात करेंगे 90 में से दिए जाएंगे। तो 6 से बिलो किसी में नहीं आने चाहिए और 6.5 आपका ओवरऑल स्कोर रहना चाहिए। दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। बाहर जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं, हर यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम है। जैसे यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है। अब MBA आपकी, अब MBA आपकी अहमदाबाद से भी हो रही है और MBA आप हिसार किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कर रहे हैं, सेम थिंग। यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी परसेंटेज चाहिए डिग्री के अंदर, या +2 की है या आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के अंदर, प्लस आइल्स का स्कोर क्या चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। ठीक है। अब एडमिशन्स मेरा होने से पहले जो बातें रहती हैं अक्सर कि भाई मुझे वहाँ जाना है, तो इसके लिए मेरा कितना खर्चा लगने वाला है, पहला सवाल ये रहता है। और एक बात और है कि वहाँ जा कर के मैं अगर पहले साल जो खर्चा मैं लगाने वाला हूँ तो दूसरे साल का खर्चा कैसे होगा? वहाँ जा कर के कहते हैं कि अक्सर हम कमा सकते हैं, तो कैसे कमा सकते हैं, कितना टाइम मिलता है, ये सवाल है। देखिए, किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको वहाँ उस कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल की फ़ीस डिफरेंट है। उसकी मैं आपको एक रेंज बता सकता हूँ। करीबन इंडियन करेंसी के अंदर यदि हम काउंट करें तो वो 9 लाख टू 18 लाख तक जा सकती है, ठीक है। 18 लाख रुपए में हम विदेश जा सकते हैं। फीस है, दिस इज़ द फीस, ठीक है। इसके अंदर आपका इंश्योरेंस इंक्लूड होता है, 1 ईयर की ये फीस होती है। इट डिपेंड ऑन द कंट्री, इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, इट डिपेंड ऑन द कोर्स। अब यदि आप डॉक्टरी लाइन के अंदर जा रहे हैं, नर्सिंग के अंदर जा रहे हैं या किसी टेक्निकल डिग्री के अंदर जा रहे हैं, उसकी फ़ीस हो सकता है इससे भी ज़्यादा, लेकिन ऑन एंड एवरेज मैंने बात की अराउंड इस फीस की रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर फ़ीस की जो सबमिशन होगी वो अलग होती है। जैसे कनाडा के अंदर हमें फ़ीस जमा करवाने से पहले हमारे सभी एकेडमिक डाटा कॉलेज के अंदर जमा होंगे या यूनिवर्सिटी के जिसमें भी हम एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन फ़ीस के साथ वो भरा जाएगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी हमें ऑफ़र लेटर देगी। उस ऑफ़र लेटर का मीनिंग ये होता है कि कॉलेज आपको आपने जो क्वालिफ़िकेशन हमें दी है उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग आप इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने फीस बताई। उसके बाद GIC क्या है? GIC इज़ ए लिविंग कॉस्ट। कनाडा के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कॉलेज की फ़ीस भरने के बाद 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट स्टूडेंट के अकाउंट में जमा करवानी होती है। ये फ़ीस से अलग है, लेकिन ये फ़ीस नहीं है, ये एक्चुअली लिविंग कॉस्ट है जो स्टूडेंट को कनाडा जाने के बाद उसको वहाँ मिलेगी। फर्स्ट मंथ जैसे ही बच्चा वहाँ जाएगा, फर्स्ट मंथ के अंदर उसको $2000, उसके बाद पर मंथ उसको $800 मिलते रहेंगे। ये GIC अमाउंट है। ठीक है। सो फिलहाल अब मैं पहले साल चला गया, मैंने किस तरह से मैनेज कर लिया, तो सेकंड ईयर की मैं फ़ीस वहाँ पे कमा सकता हूँ, अक्सर ये कहते हैं, तो वो कैसे? देखिए, फॉरेन कंट्री का जो कल्चर है वो यही है। हम इंडियंस स्टूडेंट डिपेंड ऑन पेरेंट्स अराउंड एज 25 to 27 टिल PG डिग्री। नो स्टूडेंट इज डूइंग either MBA, either MCA, either BTech, either MBBS. Totally and totally he depend on his parents. In India you can see MBBS fees is topmost degree is MBBS nowadays. 1 CR की फीस लगती है नीट का एग्ज़ाम देने के बाद भी। उस केस में बच्चा क्या कर रहा है, अपने खर्चे के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? पेरेंट्स के ऊपर। फर्स्ट ईयर की फीस भी भरेंगे, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की भी। फॉरेन के अंदर कल्चर थोड़ा सा अलग है। वहाँ पर बच्चे को 16 ईयर, जो वहाँ के नेटिव हैं उनको 16 ईयर की एज के अंदर ही सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है। बच्चा फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना काम खुद करे। तो अब बात आपकी आई, फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर दी, नेक्स्ट ईयर जैसे 2 ईयर का कोर्स कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है या डिग्री कर रहा है, तो अपनी लिविंग कॉस्ट और अपनी फ़ीस कैसे निकालेगा? जब स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के ऊपर होता है तो उसको कोर्स के साथ, स्टडी के साथ 20 आवर पर वीक काम करने की परमिशन होती है। ठीक है। $15 to 15.5 to 16 डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, अलग अलग मिनिमम वेजेस होते हैं जो बच्चा पर आवर अर्न करता है। स्किल आपके अंदर है तो ये अमाउंट आपका अप टू 30-35 तक भी जा सकता है। ठीक है। इस दौरान जब वो अर्निंग कर रहा है स्टडी के दौरान, तो उसको क्या मिलता है? अपनी इनकम होती है और उस इनकम से वो अपनी क्या निकालता है? लिविंग कॉस्ट अर्न करता है। ठीक है। हमारा स्टडी कल्चर और फॉरेन स्टडी कल्चर टोटली डिफरेंट है।
In Indian study system, there is a theory system, no practical. There totally practical, theory very less. जो PhD के अंदर जैसे कोर्स होता है, रिसर्च वर्क होता है वहाँ सारा। वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, नंबरिंग सिस्टम बोल दे। वहाँ सारा प्रैक्टिकल सिस्टम है। आपको असाइनमेंट दी जाती है, असाइनमेंट आप सबमिट करवाई। आपको जब लगता है कि आपका ये एग्ज़ाम आप प्रिपेयर हैं पूरा, तो आप उस एग्ज़ाम को अपने ड्यू डेट से पहले पूरा दे सकते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी यदि आप इतने मेहनती हैं, पहले देना चाहते हो, यू कैन गिव। अच्छा, ठीक है। अब इस 20 घंटे के अंदर स्टूडेंट क्या करता है, अपनी लिविंग कॉस्ट निकालता है। ये तो 20 घंटे हैं यदि वो बच्चा ऑफ कैंपस वर्क कर रहा है। यदि वो बच्चा ऑन कैंपस माई मीन टू से, जिस कैंपस में वो बच्चा स्टडी कर रहा है उसी कैंपस के अंदर वो बच्चा आपका वर्क उसको मिल जाता है, तो वो बच्चा, उसके ऊपर कंडीशन नहीं रहती स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितनी आवर काम कर सकता है। इस 20 आवर्स के अंदर तो क्या निकालता है, अपनी लिविंग कॉस्ट। अब बात आती है, आपने बताया कि नेक्स्ट ईयर की फीस कैसे पे करता है। 2 सेमेस्टर के बीच में 4 मंथ के 2 सेमेस्टर होंगे, बीच में एक सेमेस्टर के बीच में गैप आएगा 3 मंथ का, एक सेमेस्टर का गैप आएगा 1 मंथ का। 3 मंथ के अंदर उसके ऊपर कोई वर्क की कंडीशन नहीं होती कि 20 आवर्स के जो है, वो बच्चा अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग, अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग काम कर सकता है और वो पूंजी जमा करेगा जो आपको नेक्स्ट ईयर की फीस वो पे कर सकता है। उसके लिए वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। उसके लिए उसको हार्ड होना जरूरी है, क्योंकि जब भी होता क्या होगा, जैसे छुट्टियाँ पड़ती हैं तो घर के कहते हो कि भाई आ जा। देखिए, जिस भी स्टूडेंट को बाहर जाना चाहता है, 2 चीज़ मस्ट है। उसको अपना सारा काम खुद आना चाहिए, खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, ठीक है, ड्राइविंग करना, अपना काम, अपने फाइनेंशियल बजट को मैनेज करना। देखो, वहाँ बताने वाला पेरेंट्स कोई नहीं है, कोई आपका रिलेटिव नहीं है वहाँ के। यदि आपका कोई नॉन भी है तो मैं कहता हूँ इवन आपका रियल ब्रदर भी है, ही हैज़ नो टाइम, बिकॉज स्टूडेंट को पढ़ना भी है, जॉब भी करनी है, अपना सारा काम करना है। देखिए, छुट्टियों के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया विपिन जी, कि छुट्टियों के अंदर बच्चा यदि वर्क करेगा तो वो अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस को अपने पास जमा कर लेगा। इस केस में मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ, पेरेंट्स का, फैमिली का और बच्चे का इमोशनल लेवल इतना हाई होना चाहिए कि वो ये फील ना करें कि बच्चे की 3 मंथ की छुट्टियाँ हैं तो आप उसको वापस बुला लें। यदि वो बच्चा वापस आ जाएगा तो नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आपके पेरेंट्स को ही आपको भरनी होगी, और इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ की फ़ीस को या लिविंग कॉस्ट को सहन नहीं कर सकते, बिकॉज देयर $1 और 61 रुपीज़। फिलहाल जाने से पहले कुछ खाते में पैसे दिखाने पड़ते हैं, अक्सर ये बात सुनी, 50 लाख दिखाने पड़ते हैं, 60 लाख, तो वो किस लिए होता है? देखिए, आपको बताया, कनाडा के अंदर जब हम फीस भरते हैं तो उस केस के अंदर फीस एंड GIC पहले सबमिट हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या केस रहता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारी फ़ाइल पहले लगती है, आपको अकाउंट के, आपका वीज़ा लगने के बाद आपको फ़ीस सबमिट करवानी होती है। तो एम्बेसी, गवर्नमेंट इस चीज़ की श्योरिटी मांगती है कि आपके पास वो पैसा है या नहीं। जो मैंने यहाँ बताया आपको, अराउंड लिविंग कॉस्ट है, आपकी फ़ीस है, अराउंड ये रहती है। ऑस्ट्रेलिया की फ़ीस लिटिल बिट कॉस्टली है, तो ये अमाउंट पेरेंट्स के, उसके गार्डियन, जो भी उसका स्पॉन्सर होगा, उसके अकाउंट के अंदर 6 मंथ पुराने वो पैसे होने चाहिए। वीज़ा कैसे लगता है? वीज़ा के लिए क्या कुछ रहता है? मन में एक सवाल था कि वीज़ा कैसे लगता है? देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जैसे बताया कि इसके अंदर आपका ऑफ़र लेटर आने के बाद आपने फ़ीस सबमिट कर दी। उस फीस सबमिट करने के बाद आपकी एमएससी के अंदर फाइल जमा होती है। उस फाइल के अंदर जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो है वो लगेगा, जो भी 10+2, यदि आपका कोई गैप है तो कैसे फिल किया, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन की हुई उसने, उसका कोई बैकलॉग माई मीन टू से उसकी कोई री है तो वो हमें लिखवा के देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी आपके अप्रूव्ड है, ऑल दिस थिंग। एकेडमिक रिकॉर्ड इज डिफरेंट थिंग। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वीज़ा अप्रूवल और डिसअप्रूवल में, वो 2 रीज़न होते हैं, एक फाइनेंशियल और एक आपकी SOP मीन टू से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इस के अंदर बच्चे को एम्बेसी को पूरा विवरण देना होता है अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैंने क्या पढ़ाई की, कहाँ से की, इतने बड़े संसार को छोड़कर मैंने इस देश को पढ़ने के लिए क्यों चुना, जिस भी लेवल पे जा रहा है, +2 के बाद जा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद जा रहा है, इस देश को क्यों चुना, उसके बाद इस कॉलेज को क्यों चुना, उसके बाद कॉलेज के अंदर इस कोर्स को क्यों चुना। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि जैसे उनके पास +2 में नॉन मेडिकल है या कॉमर्स है, अपनी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, तो एम्बेसी इस चीज़ को देखती है बच्चा स्ट्रीम चेंज क्यों कर रहा है। तो अपना टारगेट स्टार्टिंग से बना के रखिए 9, 10th 1, 2 से कि आपको किस लाइन के अंदर जाना है। सेकेंड थिंग होती है कि एम्बेसी ये देखती है कि वो बच्चा जो पढ़ने के लिए जा रहा है वो पढ़ने के बाद वापस आएगा, उसके लिए उसको ग्राउंड तैयार करना होता है। और जो एक्चुअल होना चाहिए
कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि जो स्टडी वीज़ा पे जाएगा वो वहाँ रहेगा। उसके लिए उसको बैकग्राउंड तैयार करना होगा। उस बैकग्राउंड के अंदर क्या बताना होता है, उसकी फैमिली, प्लस उसको फंड शो करने होते हैं। फीस हमने भर दी, फिर भी उस बच्चे के पास एक एसेट शो किए जाते हैं कि इस बच्चे के पास सी आपकी तैयार करता है, वर्थ रिपोर्ट बोल सकते हैं हम उसको, वर्थ रिपोर्ट की इस बच्चे के पास या इसके पेरेंट्स के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि ये वापस आएगा। प्लस आपको अपने अकाउंट के अंदर, जैसे बच्चे की फ़ीस भरने के बाद, जीआईसी भरने के बाद आपके अकाउंट के अंदर 20 लाख 25 लाख रुपए, आप चाहे कनाडा केस में 2 डेज़ के लिए आप उसकी स्टेटमेंट निकलवा के दे दो, आपने अपने रिलेटिव से ले लिए, वो 25 लाख रुपीज़ का अमाउंट ये शो करता है कि इस बच्चे के पास इंडिया वापस आने का सफिशिएंट रीज़न। तो ये रीज़न होता है, आपके एम्बेसी के अंदर फाइल लगती है। बहुत से एजेंट कहते हैं कि हम एम्बेसी से अप्रूवल दिलवा देंगे। नो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके कोई भी एजेंट आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकता है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन एम्बेसी के अंदर कोई ये कहता है कि मैं आपका वीज़ा अप्रूव करवा दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब आखिरी सवाल मान लीजिए, लास्ट में चले। मैं विदेश जाता हूँ तो अक्सर मैंने कहानियाँ सुनी हैं कि मैं वहाँ पहुँचा, मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, मैं भटकता रहा। इस तरह की गलतियाँ क्यों होती हैं और ये किस लेवल पर? देखिए विपिन जी, साफ़ सुथरा काम किसी भी एजेंट को करना चाहिए। एजेंट के कुछ पैसे का सवाल होता है, उसकी इनकम का, लेकिन एक बच्चे के भविष्य का सवाल होता है। तो अपने चंद पैसे के लिए किसी बच्चे के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उस बच्चे को प्रॉपर आप गाइड करें, यहीं से उसको बताएं। कॉलेज चूज़ करवाते समय उसके सामने पूरे ऑप्शन रखें कि ये कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, ये यूनिवर्सिटी हैं, इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन इसका बेनिफिट ये है, जॉब में आपको बेनिफिट देगा। प्लस वहाँ जाने से पहले हम स्टूडेंट्स को, जैसे मेरी फैमिली मेम्बर जो हैं, अराउंड 38 फैमिली मेम्बर मेरे आउट ऑफ इंडिया है। कुछ कज़न हैं जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, डिफरेंट सिटीज़ में। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में भी हैं, मेलबर्न में भी हैं, तस्मानिया में भी हैं, कनाडा में भी हैं, डिफरेंट प्रोविंस में, यूके में भी हैं, यूएसए में भी हैं। तो इन्फॉर्मेशन है हमें कि जिस एरिया में बच्चा जा रहा है वहाँ पर उसको अपार्टमेंट कितने रेट के अंदर अवेलेबल होगा, कैसे होगा। तो हम उसको ये गाइडेंस देंगे कि आपका बेटा ये इस जगह पर आपको रुकना है, इसका ये रेंट होगा। बच्चा अपना मर्जी चूज़ करना चाहता है, कर सकता है। जिन सिटीज़ के अंदर मेरे रिलेटिव या मेरे भेजे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं, वो उसको एयरपोर्ट पर रिसीव कराएंगे। स्टार्टिंग के 7 डेज़ 5 डेज़ जितनी भी उसकी पॉसिबल हेल्प है, उसका अकाउंट एक्टिव करवाने में, कॉलेज के बारे बताने में, जॉब्स के रिगार्डिंग उसको हेल्प करने में, वो हम करेंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, जो एक मैच्योर बच्चा है मेंटली प्रिपेयर होके जाए, ठीक है, कि कोई पॉजिटिव बात है। नेगेटिविटी क्या है? मैं अगर विदेश जा रहा हूँ तो उसमें नेगेटिविटी, मुझे दिक्कत क्या नहीं? विदेश जाने के अंदर सबसे बड़ी नेगेटिव जो बात है वो आपका मेंटल लेवल कमज़ोर होना। फैमिली से दूर रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। फॉरेन कल्चर है, वहाँ पर हमारी तरह सोशल सर्कल नहीं है। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए टाइम नहीं निकालता। आप हिसार का एग्जांपल ले लें, आप गुड़गांव का एग्जांपल ले लें। कितने लोग गुड़गांव के अंदर एक फ्लैट से नेक्स्ट फ्लैट वाला पर्सन नहीं जानता कौन रह रहा है। सेम कल्चर वहाँ पर है, ठीक है। आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपका कोई दोस्त है, इंडियंस हैं, वो डिपेंड करता है आपका किस प्रोविंस के अंदर एडमिशन हुआ है, ठीक है। तो प्रॉब्लम सबसे पहले यही होती है कि बच्चे का मोरल वैल्यू हाई होनी चाहिए, इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसको अपना खाना बनाना खुद आना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। थर्ड थिंग जो मैंने आपको जॉब के रिकॉर्डिंग बताई, स्किल जिस बच्चे के अंदर होगी उसके लिए अर्निंग करना ईजी रहेगा। स्किल माई मीन टू से, जिस बच्चे को वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स आता है, जिस बच्चे को नेटवर्किंग आती है, जिस बच्चे को क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, जिस बच्चे को प्लम्बर का काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम आता है, मैकेनिक का वर्क आता है, दीज आर स्किल वर्क्स। तो इसकी जॉब नो डाउट हाई होगी। सो फिलहाल फिर भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे नाम नंबर से आपको नज़र आ रहे हैं। SGIT पर एक मैसेज जो है इनसे ले भी लेते हैं कि लास्ट में क्या कहना चाहते हैं इस सब बार पर। और कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौके पर होंगे जिनसे बात करेंगे कि वो SGIT से जुड़े हैं और कितने वीज़े अब तक दिला चुके हैं। ये भी लास्ट सवाल। देखिए सर, इस इंस्टीट्यूट को ओपन किए हुए मुझे 3 मंथ हुए, ठीक है। 3 मंथ के अंदर 4 स्टूडेंट्स की फ़ाइल है जो वीज़ा के लिए लगी हुई है, ठीक है। सितंबर इनटेक में 1 स्टूडेंट का वीज़ा आ चुका है, ठीक है। 2 स्टूडेंट जिसके अंदर यहाँ प्रेजेंट हैं जो वीज़ा के लिए जिनको अप्लाई कर चुके हैं, वो स्टूडेंट भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं जिनका वीज़ा आ चुका है। तो वो कैंडिडेट आपको अपना वीज़ा भी शो करेंगे और जो स्टूडेंट हैं आप उनसे खुद बात कीजिए, मुझे क्या बताना। तो फिलहाल आप करते हैं कुछ स्टूडेंट से बातचीत और आपको दोबारा से बता दूं, नंबर से नीचे नज़र आ रहे हैं, उन पर फ़ोन घुमाइए और कर लीजिए बातचीत, आपके सारे डाउट क्लियर। गिल साहब एक जिक्र कर रहे थे कि कुछ बच्चे हैं जो इनके परिवार से हैं और ये सभी वो नाम हैं जो इंडिया से बाहर, और आप कहीं भी जाने वाले तो आपको बहुत हद तक हेल्प करने वाले हैं। सो फिलहाल एक मेरे साथ भाई है जो
अच्छे खासे बैंड लेकर के कनाडा जाने की तैयारी कर रहा है। कर लेते हैं इससे बातचीत कि कितनी हेल्प SGIT ने सीखी। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो, मेरा नाम विनीत है। मेरे 6.5 बैंड आए हैं। 6.5 बैंड? हाँ, और मैंने कनाडा के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है। और मैंने फाइल इनसे ही लगवाई है। ओके, तो SGIT ने कितनी हेल्प करी आपको? इन्होंने मेरी फर्स्ट मोमेंट से लेकर लास्ट मोमेंट तक पूरी हेल्प की है। इन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कि कौन सा कॉलेज अच्छा है आपके लिए, कौन सा प्रोविंस अच्छा है, और मेरे मार्क्स के अकॉर्डिंग अच्छे से गाइड किया कि कौन से प्रोविंस के लिए अप्लाई किया? मैंने ओंटारियो के लिए अप्लाई किया है, टोरंटो में, और नाइगरा कॉलेज है। कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया है। ये तो खाना बनाना आता है? खाना भी सीख रहा हूँ, रोटियाँ भी तो जल रही है। अच्छा, रोटियाँ भी चल रही है। हाँ, अच्छा, और स्किल्स में क्या सीख के जा रहे हैं? स्किल्स में मैं वेब डिज़ाइनिंग सीख रहा हूँ और लैंग्वेज वगैरह सीख ली मैंने, कोडिंग सीख रहा हूँ। बिल्कुल। सो फिलहाल ये ज़रूरी है, ये जो सवाल मैंने पूछे हैं ये सवाल बहुत ज़रूरी हैं। इन सवाल का महत्व का जब आप वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ पहुँच करके बहुत सी दिक्कत आती है, लेकिन मोर देन 90% दिक्कत जो है वो आपको SGIT सॉल्व कर देता है। यहाँ से आपका सब काम करवा कर भेजता है। फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो हम दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। हाँ जी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल क्लैरिटी रखते हैं कि क्योंकि मेरे अकाउंट से पैसे गए हैं, और मतलब सब चीज़ का पासवर्ड और साइन इन ID मुझे दिए हैं। अच्छा, उन्हीं के हाँ, कि कुछ एजेंट ऐसे होते हैं कि आप हमें पैसे दो, हम आगे पहुँचा दें। इन्होंने मेरे अकाउंट से ही पैसे पहुँचाए हैं आगे। ये पॉइंट भी नोट करने का है कि अगर आपको जो वहाँ भेज रहा है अगर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतता है तो आप वहाँ जा करके आप किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। SGIT के थ्रू ये मैम कनाडा जा रही हैं। सो फिलहाल कितनी खुशी और कितनी SGIT ने हेल्प की ये पूछ लेते हैं। और कुछ सवाल जो मैंने पहले पूछे थे अब मुझे वो सवाल समझ आए तो मैं हर किसी से पूछूँगा। हेलो Hello, my name is Kiran and I am going to Canada from SGIT. SGIT। सो कब क्यों आना? In August because I have taken September intake. ठीक है, सितंबर इंटेक। वहाँ पे किस कोर्स में एडमिशन लिया? Marketing management course है Fanshawe College in London. सो फिलहाल SGIT ने कितनी हेल्प करी और किस तरह से? Well, SGIT helped me a lot because my case is very much complicated because I have completed my masters in 2016 and after that I have work experience as business development executive in Miscot company, IT company. Then I have to go for studies now. So it's really a complicated case because in embassy there will be questions then that after so many years why you want to study. So SGIT helped me a lot. I think SGIT has my first or second case and they helped me. I am very satisfied from their services. Their staff is very much cooperative. They suggested me so many things like different courses, different colleges, and I think this is the best option for me to take marketing management as a course because they give me admission on my experience basis. This course is dependent for the students who are doing some jobs and they have to enhance their skills in management, marketing management. So SGIT suggested me about that. His staff, Gaurav sir, he suggested me about the main course and I think my college is also best. I think it's come in top 10 colleges in Canada. मैंने आपको ये बताया कि वहाँ जाके क्या-क्या दिक्कत आती है? Yes, he told me about everything that in taking residence and different type of jobs. He also said me to help me after going there too. He had some another candidates. ये तो कुकिंग के लिए तो पूछने की जरूरत नहीं, कुकिंग आती है और क्या कहते हैं यहाँ करके जाने स्किल्स कैसा आप लेके जा रहे हैं? Yes, I know about cooking and I have many skills like I know how to drive so I can manage myself according to my skills and I also know how to speak English that English is the main language there so I can survive there easily. थैंक यू। Thank you so much. सो फिलहाल अगर आप भी जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमेशा से आप भूलते थे।